हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है अपने परिवार सनराइज क्लासेस में। और आज की क्लास में हम उन बीपीएससी के उन प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं जो जो कि 10-12 प्रश्न हैं। और वो सभी यूट्यूब चैनल पे कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर बहुत टेंशन की भावना बनी हुई है। उन सभी प्रश्नों के बारे में हम लोग प्रूफ के साथ देखेंगे कौन सा आंसर सही है। बीपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा भी है उनमें से कि तो उसका आंसर क्या मानना है, और ये सीआरटी में उसका आंसर क्या दिया हुआ है, और यूट्यूब चैनल पे क्या बता रहे हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखकर कुछ बच्चों के नंबर 1-2 नंबर बढ़ेंगे भी, और हो सकता है 1-2 नंबर कम भी हो जाए, लेकिन बात एकदम कन्फर्म हो जाएगी। वो किसी विवाद में नहीं रहें कि हम कौन सा आंसर माने, हमारे नंबर बढ़ेंगे कि घटेंगे। तो इस वीडियो को देख के एकदम फाइनल हो जाएगा कि उनके नंबर फाइनल आंसर की बढ़ेंगे कि घटेंगे। क्लियर दोस्तों। उससे पहले जो चैनल पे नए हैं उन चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी उन क्वेश्चन का सही आंसर पता चल सके, वो भी प्रूफ के साथ। क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग आगे उन प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो प्रश्न विवादित हैं। हम उनको उनको उनका जो है तुमको पूरा प्रूफ देते हुए आंसर बताएंगे कौन सा आंसर सही है। और कई बार उनमें से क्वेश्चन बीपीएससी पूछा भी है और उसका आंसर क्या माना है वही तो आयोग मानेगा। क्लियर है दोस्तों। उन सब क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले एक एक नंबर से। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। इसमें कम से कम 10 से 12 प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर यूट्यूब पे हर जगह कहीं ना कहीं गलत बताया गया है। क्लियर है दोस्तों। उन सब पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहला जो प्रश्न है दिया गया है, नदी घाटी परियोजना से क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। इस प्रश्न में लिखा है, बिहार में इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कई परियोजनाएं बनाई गई, जिनमें 3 परियोजनाएं प्रमुख है। एक सोन परियोजना, एक गंडक परियोजना, एक कोसी परियोजना। सोन नदी घाटी बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है। क्लियर है। प्राचीन परियोजना है के साथ साथ यहाँ पहली परियोजना है। ब्रिटिश सरकार ने सिंचित भूमि में वृद्धि पर अधिकाधिक फसल उत्पादन की दृष्टि से इस योजना को 1874 ईस्वी में किया गया था। डेहरी के समीप पूर्व पश्चिम दिशाओं में नहरें निकाली गई। इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर थी। क्लियर है दोस्तों। यहाँ से साफ साफ तुमको क्लियर है कि ये सबसे प्राचीन परियोजना है बिहार की। कौन सी? सोन नदी वाली। ठीक। बहुत से को बच्चे दामोदर मारे होंगे। क्या मारे होंगे? दामोदर। और यूट्यूब चैनल वाले भी दामोदर नदी को बताया है कि ये सबसे पुरानी नदी घाटी है। ठीक है। वो भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी है, ना कि बिहार की। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोन नदी घाटी सबसे प्राचीन नदी घाटी है। क्लियर दोस्तों। इसकी स्थापना 1874 ईस्वी में हुआ था। तो जो बच्चे दामोदर नदी मारे हैं वो कृपया अपना आंसर करेक्ट कर लेंगे। आंसर क्या है? सोन नदी को मान के अपना नंबर काउंट करेंगे कितने हमारे नंबर बढ़ रहे हैं। क्लियर है दोस्तों। हम तुमको यहाँ प्रूफ के साथ सारे आंसर को बताने वाले हैं कि आंसर क्या माना है। यूट्यूब पे कई जगह पे क्वेश्चन को दामोदर बताया गया है, कहीं पर सोन बताया गया है। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो एससीईआरटी में दिया गया है, जो बीपीएससी मानेगा वो सोन नदी ही मानेगा। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जो चीन वाला था। लिखा है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नए साल के भाषण की घोषणा की और ताइवान के साथ चीन का पुनर्मिलन अपरिहार्य है। बीजिंग का कहना है कि ताइवान उसका पवित्र क्षेत्र है। हालांकि शी ने अपने भाषण के सैन्य खतरों का जिक्र नहीं किया है, लेकिन चीन ने ताइवान को अपने नियंत्रण में लाने के लिए बलपूर्वक इनकार नहीं किया है। क्लियर है दोस्तों। तो आंसर ताइवान भी था और वहाँ तिब्बत भी था। ठीक। बहुत लोगों ने तिब्बत मारा होगा, बहुत लोगों ने नहीं, 99% लोगों ने तिब्बत मारा होगा। ताइवान तो जिनको आंसर ही नहीं पता होगा, हो सकता है उन्होंने तुक्का मारा होगा। क्लियर है दोस्तों। तो इसका भी आंसर ताइवान रहने वाला है, ना कि तिब्बत रहने वाला है। तिब्बत सबसे पहला है, उस पर अधिकार बताया है, वो अलग बात है, लेकिन इसका सही जवाब ताइवान रहने वाला है। क्लियर है दोस्तों। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है, 1945 से 46 की सर्दियों में विद्रोह की 3 घटनाएं हुई थी। पहली घटना जो हुई थी वो हुई थी 21 नवंबर 1945 की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है? 1945 को। यह कलकत्ता में आज़ाद हिंद फौज को पर मुकदमा को लेकर था। किस पे? आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमे पर लेकर था। कब थी? 1945 में। तो जो बच्चे 1946 मारे हैं, जो बच्चे 1944 मारे हैं, वो कृपया देख लें आंसर क्या रहने वाला है उनका। 1945 एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है। किसी भ्रम में नहीं पड़ेंगे, हम लोग पूरा सॉल्यूशन देखेंगे और जितने प्रश्न विवादित हैं सब पे चर्चा करने वाले हैं। रही बात
इसकी हम लोग पूरा प्रूफ के साथ देख रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? तो यही आंसर मान के चलिएगा, अपने आप को धोखे में ना रखिएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन को किसके शासनकाल में वापस लिया गया था? क्लियर है? वापस लिया गया था। क्लियर? देखो, जब लागू किया था बंगाल का जो विभाजन था वो लागू किया था करजन के समय। ठीक, कब? 1905 में। कम से कम 50% बच्चों ने तो इसका आंसर करजन मारा होगा, क्योंकि यहाँ देखा नहीं होगा कि वापस की बात कर रहा है, बंगाल विभाजक की बात कर रहा है, तो किसकी बात करेगा? करजन की बात कर रहा है, यही मारे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे जो अच्छे से प्रश्न को पढ़े होंगे तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ था कि वापस की बात कर रहा है। किसकी? वापस कब लिया गया था? तो सबको पता है, जब जॉर्ज पंचम भारत आया था, जब हुआ था दिल्ली दरबार लगा था। कब? दिल्ली दरबार लगा हुआ था 1911 के समय। ठीक, 1911 के समय दिल्ली दरबार लगा हुआ था। उस समय जब जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार में भारत आगमन उनका हुआ था, तब ये 3 चीज़ें हुई थी। एक तो दिल्ली का राजधानी का परिवर्तन हुआ था, दूसरा बंगाल विभाजन पे ये हुआ था, एक घटना और हुई थी। क्लियर है दोस्तों? तो वो किसके समय थी? वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुई थी, ये हुई थी। बहुत सारी यूट्यूब चैनल वाले इसका आंसर क्या बताए हैं? वो इनमें से कोई नहीं। क्या बताए हैं? इनमें से कोई नहीं। वो इस आधार पे बता रहे हैं कि उसका आंसर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होगा। लेकिन दोस्तों, ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीपीएससी ने आंसर तब जब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय नहीं दिया था तो हार्डिंग माना था, यानी लॉर्ड हार्डिंग माना था इसका आंसर। तो बीपीएससी यही आंसर मानेगी, लॉर्ड हार्डिंग वाला आंसर मानेगी। तो जिन बच्चों ने लॉर्ड हार्डिंग आंसर माना है तो अपने आप को 100% वो नंबर काउंट करके चलिएगा। क्लियर दोस्तों? ये कहानी क्लियर हुई बंगाल विभाजन वाली। अगला प्रश्न है, कहा था शीत ऋतु में तमिलनाडु के क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या था? यानी शीत ऋतु में जो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है, उनका कारण क्या था? ठीक है, यहाँ लिखा है पश्चिमी विमोच, ये हमारा आंसर नहीं होगा। लिखा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक, आंसर क्या हमारा होने वाला है? लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। यही मारे होंगे 95% से बच्चे अधिक मारे होंगे। क्लियर है दोस्तों? लेकिन इसका आंसर जानते हो क्या होगा? ये मान लिया जाए ये हमारा यहाँ तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। ठीक, जब यहाँ से हमारे भारत में प्रवेश करता है मानसून, तो ये कौन सा होता है? इसकी दिशा होती है दक्षिण पश्चिम। लेकिन जब ये प्रवेश करता है तब, लेकिन जब वापस आता है तो इस क्षेत्र से आता है, इस क्षेत्र से। लौटते हुए मानसून पे यहाँ तमिलनाडु में वर्षा होती है, इस वाले क्षेत्र पे। बहुत ध्यान से समझ गया, लौटते वाले मानसून से यहाँ तमिलनाडु पे वर्षा होती है, यहाँ पे। तो लौटते मानसून की जो दिशा हो जाएगी वो हो जाएगी उत्तर पूर्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्व। मानसून तो लौटेगा, क्लियर है बात, लेकिन दिशा कौन सी होगी? उत्तर पूर्व लौटते हुए मानसून की होगी, ना कि पश्चिम दक्षिण पश्चिम लौटते हुए मानसून। तो इसका आंसर सभी लगाए होंगे ए, लेकिन इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। विकल्प नंबर हमारा ई हमारा करेक्ट होने वाला है। क्लियर दोस्तों? कहानी समझ में आई? जब यहाँ से प्रवेश करेगा 1 जून को, तब हम कहेंगे ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, तब इसकी दिशा ये सही होगी दक्षिण पे। लेकिन जब ये लौटेगा तब उसकी दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व। तो इसका सही आंसर होने वाला है विकल्प नंबर ई। क्लियर है दोस्तों? सारा डाउट क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो कहा था कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो था 17 मई 1934 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 17 मई 1934 इसकी एग्जैक्ट डेट है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला? विकल्प से ई सी हमारा आंसर होने वाला है। जिन बच्चों ने विकल्प मई 1934 लगाया वो एकदम करेक्ट पर 100% सही है, और अपना 1 नंबर काउंट करते हुए चलिएगा। क्लियर है दोस्तों? अगले प्रश्न की ओर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक गंभीर और विध्वंसकारी है? क्या ज्वालामुखी भूकंप ये है? क्या भ्रंशमूलक भूकंप है? क्या प्लूटोनिक भूकंप है? कि इनमें से कोई नहीं है? इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? क्लियर है दोस्तों? तो इसका सही जवाब जो होगा भ्रंशमूलक जो भूकंप होगा, भ्रंशमूलक वाला एकदम 100% आंसर सही है। तो 1 नंबर इसमें भी आप लोग कम कर लीजिएगा अगर गलत दूसरा लगाया होगा। अगर यही लगाया होगा तो आप ऐड करके चलते हैं। क्लियर है दोस्तों? हम इन उन सब प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं तो यूट्यूब पे
कई चैनलों पे गलत बताया गया है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बताया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत जगह एनालिसिस की है, बीपीएससी के प्रश्नों को देखा है, कौन से बीपीएससी ने आंसर माना है, एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, सबकी एनालिसिस करने के बाद हम ये वीडियो ला रहे हैं, जिसकी वजह से सभी बच्चों को कोई दिक्कत ना होने वाली है। यही आंसर माना भी जाएगा, एकदम 100% मान के चलिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, कहा गया सोनार तकनीकी का प्रयोग होता है। क्वेश्चन कहा है पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए, लिखा है हिमशैल का पता लगाने के लिए, लिखा है समुद्री गहराई का पता लगाने के लिए। दोस्तों इस जो समुद्री गहराई का पता लगाया जाता है वो फायदोमीटर से लगाया जाता है। किससे? फायदोमीटर से लगाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? इसका आंसर तो सभी को पता होगा कि विकल्प सी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा फायदोमीटर का मतलब क्या होता है, तो फायदोमीटर का मतलब होता है समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए। क्लियर है दोस्तों? ठीक है। हिमशैल की तो हम बात ही नहीं करते हैं, आंसर हमारा रहने वाला है पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए सोनार तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आंसर ये फर्स्ट वाला और बी वाला दोनों होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन डी होना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन इसका दोस्तों कोई हमको प्रूफ नहीं मिल पाया है, इसलिए हम इसको आंसर 100% नहीं बता सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मान के यही चलिएगा, विकल्प नंबर डी आपका 90% सही माना जाएगा। क्लियर है दोस्तों? डन? हाँ, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन हमारे को सही लग रहे हैं और 90% इसका आंसर डी होने वाला है, क्योंकि इसका 100% हमको कहीं पर प्रूफ नहीं मिला है इन ऑप्शनों के साथ। बाकी सोनार का पता समुद्र की अंदर की चीज़ों को पता लगाने के लिए किया जाता है, ये एकदम 100% सही है। फायदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हम डी मान के चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि वो जिसमें पूछा था कि भूकंप के बाद अंतिम चरण क्या होने वाले हैं, तो उसमें देखो क्रिएटर भी है, आइस भी है, ठीक है, ये सब है। तो उनमें से हमारा ऑप्शन डी होने वाला है, यानी इनमें से एक से अधिक। लेकिन बहुत से जो टीचर हैं ये यूट्यूब पर बताए गए हैं, तो उसका आंसर क्रिएटर माना है। लेकिन बीपीएससी इसका आंसर माना है, एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर डी ही माना था। क्लियर है दोस्तों? तो इसका आंसर हम डी मान के चलेंगे, ना कि क्रिएटर। वो अलग बात है, जब ज्वालामुखी की घटना पूरी हो जाती है तो लास्ट में सिर्फ गड्ढा ही बचता है, उस गड्ढे को बोलते हैं क्रेटर। क्लियर है दोस्तों? तो क्रेटर वहाँ है आंसर, लेकिन बीपीएससी माना क्या है? डी माना है। क्लियर है दोस्तों? तो हम डी मान के चलेंगे, क्योंकि लास्ट में जब सब कुछ पूरी घटना ये सब आइस वाइस यानी धुआं वुआं ये सब उठ जाता है, आग वाग ठंडी हो जाती है, तो यहाँ पे ये जो छिद्र बना रहता है जहाँ से ये लावा निकलता है, इसी लावा जो जहाँ से निकलता है इस छिद्र को बोलते हैं क्रेटर। ठीक, इसी को क्रेटर बोलते हैं, और हिंदी में मतलब क्रेटर बोलते हैं, इंग्लिश में उसको हिंदी में बोलते हैं गड्ढा। तो वही गड्ढा बचता है, यानी क्रेटर बचता है। तो इसका विकल्प हमारा डी मान के चलिएगा, क्योंकि बीपीएससी इसका आंसर डी ही माना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन कहा गया है, किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन स्थापित करने का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? क्लियर है दोस्तों? ये हमारा लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। तो इसका आंसर जानते हो क्या माना है? सभी मतलब बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले इसका आंसर डी ई माना है, लेकिन इसका आंसर होने वाला है टर्की, स्वीडन और इटली रहने वाला है। एकदम 100% बात सही है। तो इसको मानेंगे डी, सी विकल्प को आंसर मानेंगे, ना कि ई को मानेंगे। तो आंसर क्या रहने वाला? सी को मानने वाला है। तो ये प्रश्न वही थे जो प्रश्न कई जगह आपको गलत आंसर बताए गए होंगे, आपने गलत आंसर मार्क किया होगा। तो जो बच्चे इनका आंसर जो हम बताए हैं उनको मार्क कर लीजिएगा, अपने नंबर काउंट कर लीजिए कितना स्कोर आपका बनने वाला है। कृपया कमेंट बॉक्स में अपना जो स्कोर बन रहा है उसको आप मेंशन करिएगा, आप जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, उसको जाके ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आपको उस पर PDF वगैरह मिलती रहती हैं। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल वाला आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि इसी तरह की नई नोटिफिकेशन आप तक के पहुंचती रहें। दूसरी बात, आप जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनको भी करेक्ट आंसर मैच हो सके। तो उनके और तुम्हारे बीच में क्या अंतर रहने वाला है, यानी कि उनके नंबर कितने बढ़ने वाले हैं तुम्हारे दोस्त के, और तुम्हारे कितने नंबर रहने वाले हैं, उनका अंतर भी पता चल जाएगा कि उनके कितने हैं, हमारे कितने हैं। क्लियर है दोस्तों? तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।